नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में 2 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन हर विधानसभा से बहुत ढेर सारे प्रत्याशी खास तौर पर समाजवादी पार्टी से अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आज प्रयागराज की फाफामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव जी हैं। संदीप यादव जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख चुनाव कर रहे हैं। आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में। तो आइए देर ना करते हुए मैं जो है संदीप यादव जी से मुलाकात आपकी करवाता हूँ। संदीप जी, एक बार फिर आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज भाई, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा, सपा और पीडीए। देखिए, हम आपके सवाल का जवाब दें जी, उससे पहले हम अभी पिछले महीने बहुत बड़ी घटना हमारे देश में हुई। जी जी, हमारे पर्यटक मारे गए, 27 की संख्या में शहीद हुए। तमाम हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा। हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस परिवार को ढांढस मिले, ताकत मिले, संबल मिले। और हमारे जवान भी शहीद हुए। बिल्कुल। सिंदूर जो ऑपरेशन था भारत का पाकिस्तान के ऊपर, बहुत ही ताकत के साथ भारत ने हमारे उन माताओं बहनों के सिंदूर की बदला लिया जिनका उजड़ा था सिंदूर। और हमारे भारत की सेना और हमारे भारत की खूबसूरत जनता, शानदार जनता, 140 करोड़ भारतवासी और जितने भी विपक्षी दल थे, सरकार के साथ मिलकर के भारत से हम लोगों ने यहाँ पर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। और सेना पर जो भी हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए हैं, हम उनके शहीद होने पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चलिए ठीक है, मैं इस पर अभी आगे पूछूंगा, इस पर मेरे सवाल हैं। तो अभी बताइए, समाजवादी पार्टी और पीडीए, ये मेरा पहला सवाल है। समाजवादी पार्टी और पीडीए का नारा देकर के 2024 में समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता मिली थी। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी समाजवाद शब्द ही अपने में पीडीए का है। समाजवाद का मतलब ही यही है कि दबा कुचला, शोषित, वंचित, पीड़ित सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो, सारे लोगों को वह अवसर मिले, सारे लोगों को वह लाभ मिले जिसके वो पात्र हैं। दबा कुचला हर जाति में समाज है, गरीब हर जाति का समाज है। पीडीए में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बार बार इस बात को कहा है कि जो दुखी है, जो पीड़ित है, वो पीडीए है और समाजवादी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है। और पीडीए के चेहरे पर जब तक हम लोग मुस्कान नहीं ला देंगे, ये लड़ाई हमारी निरंतर, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लड़ाई, हम लोग साथ मिल करके उनकी ताकत बन करके इस देश की, इस प्रदेश की जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम। अच्छा प्रमुख जी, ये बताइए, अभी जो है हाल ही में ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं जो लोहिया की थी या जो जनेश्वर मिश्रा की थी। ये तो परिवारवादी पार्टी है, तुष्टिकरण करती है। ये ऐसी पार्टी है, एक मिनट सुन लीजिए। और इस पर बड़ा बवाल भी हुआ था। तो क्या समाजवादी पार्टी पर जो भेदभाव, तुष्टिकरण का आरोप लगता है, कितना सही है? देखिए, हमारी पार्टी जिस पार्क में आप घूम रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा बड़ा पार्क लखनऊ में हमारे नेता स्वर्गीय श्रद्धेय जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर बहुत बड़ा पार्क बना है। तुष्टिकरण को तो हम वही पूर्ण विराम लगा देते हैं। हमारी पार्टी में आदरणीय बृजभूषण तिवारी जी रहे, हमारी पार्टी में सनातन पांडे जी हमारे सांसद भी हैं। और वो विधानसभा के जो है माता प्रसाद पांडे, वही आना चाह रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले सवाल में ही आपसे कह दिया था कि ये जो तुष्टिकरण की राजनीति है, ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं से प्रयास करती है कि हम कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, हम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके मनोबल को तोड़ें और टीआरपी बटोरने के लिए। चूंकि अखिलेश यादव जी का कद बहुत बड़ा है, अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान के बहुत ही शानदार नेता है। अखिलेश यादव जी का जो कद है, उस कद से इनकी छटपटाहट है।
अखिलेश यादव जी ने जो कद बना रखा है सबके सुख में दुख में शामिल होकर के, वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनके यहाँ दुखी पीड़ित जाते हैं। अब तो राष्ट्र नेता है, देश के सारे सवालों पर बढ़ती लोकप्रियता, अखिलेश जी की, हमारे नेता की बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ता पीडीए परिवार और बढ़ती पीडीए की ताकत से ये सब विचलित है। इनको लगाया गया है, इनको लगाई है बीजेपी कि तुम इनको इधर जो है रोके रहो। इससे बीजेपी क्या फायदा? नहीं फायदा है, उनको लगता है कि कम से कम जो और मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए जहां नौजवान रोजगार मांग रहा है उसको लाठी मिल रही, उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए जहां किसान को रोक लिया जा रहा है। मतलब आप सीधा इनकार करते, कोई तुष्टिकरण नहीं है भाजपा वाले? हमारी समाजवादी पार्टी में कहीं कुछ नहीं, माता प्रसाद मांडे जी हमारे बड़े नेता हैं, कई बार हमारे स्पीकर रहे, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष है। हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारे डायस पर जब बैठा जाता है तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बगल में पूरा परिवार दिखता है, वो सारे लोग दिखते हैं, सारे धर्म के लोग दिखते हैं, जाति के लोग दिखते हैं। समाजवाद में कहीं जात पात भेदभाव धर्म, मतलब ये ब्रजेश पाठक का और अखिलेश, मैंने फिर आपसे कहा अखिलेश यादव जी के कद को लेकर के बहुत चिंता है लोगों को। और ब्रजेश पाठक जी ठीक है, वो नेता है, हम कोई अमर्यादित बात उनके प्रति नहीं कहना चाहेंगे, ठीक है, वो किसी पार्टी के नेता हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, ठीक है। लेकिन जो उनका बार बार इस तरीके का बयान आना और बार बार भिड़ जाना, ये मतलब सोशल मीडिया पर, ये सब चीजें राजनीति में उनका अखिलेश जी के कद को छोटा करना चाहिए। ना छोटा ही नहीं कर पाएंगे, ना 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 ना, ना छोटा नहीं कर पाएंगे, ये छोटा नहीं कर पाएंगे, बड़े कद से घबरा रहे हैं। क्योंकि ये हमारे नेता का कद जो बढ़ा है वो पीडीए ने बढ़ाया है, वो समाजवादी विचारधारा ने बढ़ाया है, वो डॉक्टर लोहिया के विचारों ने बढ़ाया है, वो श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के विचार, उनके आंदोलन, उनकी क्रांतियों ने उनको मजबूत किया है। वो किसी से डरने वाला नेता नहीं है। अच्छा नेताजी, आजकल ये देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी रोज आरोप लगाती है कि जीरो टॉलरेंस नहीं है, जीरो टॉलरेंस नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है, योगी जी का कहना है कि अपराधी या तो जेल में है या जमीन के अंदर है और अपराध पर जो है घोर नियंत्रण है। फिर समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों मुद्दा उठाती है कानून व्यवस्था, जबकि कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के जमाने में कानून व्यवस्था बहुत खराब रहती थी? देखिए, समाजवादी पार्टी के जमाने में जो कानून व्यवस्था खराब की बात ये लोग बार बार कहते हैं। अभी जमुना पार में एक दलित को जिंदा जला दिया गया, इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है? अभी हमारे नवाबगंज क्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार, लगभग 2 साल पुरानी घटना है, ब्राह्मण परिवार के सदस्यों को, हमको लगता है 2 से 3 सदस्यों को निर्मम हत्या कर दी गई। यही 2-3 साल पहले बिगहिया में एक घटना घटी थी। लेटेस्ट भी तमाम उदाहरण है, आजमगढ़ की एक घटना हो सकती है, मुरादाबाद। तो ये सामाजिक घटनाओं को कैसे कोई रोक पाएगा? देखिए, जब आप जब जीरो टॉलरेंस की बात क्यों करते हैं? नहीं, आपने काम क्या किया? आपने काम क्या किया? अपराध को रोकने के लिए आपने काम क्या किया? आदरणीय अखिलेश यादव जी तो 100 डायल भी लाया, उत्तर प्रदेश को दिया, उन्होंने पुलिस को हाईटेक किया, उन्होंने आज जो 100 नंबर की 112 नंबर उन्होंने बना दिया। उनकी कारों की स्थिति आप देख लीजिए, वो कार आपकी किसी भी अपराधी की, किसी मतलब तेज चलने वाली कार का पीछा करने में सक्षम है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी थी। उन्होंने जो काम किया था अपराध पर नियंत्रण करने का, वो सारे काम ठप पड़ गए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, ये सोशल मीडिया का युग है, आपसे बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहते हैं, आप सोशल मीडिया उठाइए और देख लीजिए कहाँ कहाँ अपराध हो रहा है, कितना बड़ा अपराध हो रहा है, सामूहिक अपराध हो रहा है। तमाम पत्रकार भी हमारे शिकार हुए, लखनऊ में घटनाएं घटी, लखनऊ राजधानी में घटनाएं घटी, बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब कानून व्यवस्था का जो दावा करती भारतीय जनता पार्टी, कानून व्यवस्था का संतुष्ट नहीं। कानून व्यवस्था का अभी एक सिपाही, अभी हमको लगता है आगरा कहाँ घटना है, एक दरोगा जी को माइक पे ही डांट रहा था, हमारे सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता है, नेता जो भी थे, आपने देखा होगा। ये कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था मतलब पुलिस का डर है ही नहीं है, खास करके कहाँ इनके पास। जब ये खुद नहीं डर रहे हैं तो दूसरों को क्या पुलिस का खौफ है? अब पुलिस जो कर रही है, इनकी इशारे पर कर रही है, जहां ये कह देते वहां पुलिस लग जाती। अच्छा नेताजी, जैसा कि जब इंडिया ब्लॉक बना तो जातीय जनगणना की बात जो है राहुल गांधी भी करते थे, अखिलेश यादव जी भी करते थे, और जातीय जनगणना तो मोदी जी ने फैसला ले लिया और पूरा श्रेय तो ही ले रहे कि हमने जो है इसको किया, और सपा खुद श्रेय ले रही है। ये पिछले नेताजी के समय से जातीय जनगणना की लड़ाई जारी है, ठीक है। इस बार जब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा
जो 400 पार का नारा लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी, जब जनता ने इनको नकार दिया तो इनके पास अब कोई ऐसा विकल्प नहीं बच रहा है जो भविष्य को इनको, जो भविष्य इनकी हार दिख रही है उसको रोका जाए। ठीक है, तो अब ये कुल मिलाकर के इनकी राजनीति का जो तरीका होगा स्टंटबाजी टाइप का होगा। ये जो 37 सीट समाजवादी पार्टी, हाँ, उत्तर प्रदेश, कांग्रेस आई उत्तर प्रदेश की, जो बड़ी हार इनकी थी, जहां बता रहे थे कि 1 सीट पाएंगे, 2 सीट पाएंगे, भाजपा वाले खूब बता रहे हम 400 पार जाएंगे। जब जनता ने इनको नकार दिया, अच्छा एक बात और बता दे मनोज भाई आपको, जब भारतीय जनता पार्टी का ये जो एक नैरेटिव समाज में क्रिएट था, एक जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के नाम पर बनेंगे तो फलाने ही बनेंगे, बनेंगे तो फलाने ही बनेंगे, और कोई दूसरा है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद भी इनकी नीतियों के खिलाफ, उसके बाद चाहे संविधान पर इनके नेता बोले हों, लल्लू सिंह जी हों या अरुण गोविल जी हों, जो भी लोग इनके, जब मनसा लोगों को समझ में आ गई कि अब ये भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की ओर जा रही है, ठीक है, तब लोगों ने इनको नकारा। जब इन्होंने देखा कि हमको जनता नकार रही है, तब इन्होंने विपक्ष के दबाव में, जनगणना से, हाँ, तब विपक्ष के दबाव में ये कुल मिलाकर के छोटी सी सिंपैथी चक्कर में है। और इस आंदोलन की लड़ाई का नेतृत्व कौन किया, इस आंदोलन की लड़ाई लड़ कौन रहा है, ये प्रदेश की जनता जान रही। इसको इनको बताने की जरूरत नहीं, ये दबाव में किए हैं। मतलब ये मोदी जो श्रेय ले रहे हैं वो दबाव में किए हैं। नहीं, उनको क्या, कौन सा श्रेय अखिलेश यादव जी को है, श्रेय विपक्षी पार्टियों को है। अखिलेश यादव जी ने तमाम मुद्दे को तमाम बार सदन में बोला है, सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने इस बात को कहा, जाति जनगणना होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, क्या जातीय राजनीति से समाज का भला होगा? नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन जाति के आधार पर आप किसी से, आज के आधुनिक भारत में, आज के विकसित भारत में, आज के मजबूत भारत में, क्या जाति आधार पर आप किसी का मनोबल कमजोर कर सकते हैं? क्या बड़े बड़े, अभी मैं किसी शंकराचार्य का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक शंकराचार्य जी हैं जो कई बार इस बात को, मतलब शब्दों का इस्तेमाल, नीच शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तारण के अधिकारियों की बात, के अधिकारी हैं उनके बात कर देते हैं। तो आज इस युग में अगर आप ये सोचिए कि इस युग में भी अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो कौन सा हमारा बाबा लाल बहादुर शास्त्री जी वाला जय जवान जय किसान जय विज्ञान आज सही साबित? अच्छा, जाति जनगणना से क्या हासिल होगा? किसको जाति जनगणना से कम मूल लोगों को मुख्य धारा मानने का मौका मिलेगा। जिनकी संख्या ज्यादा है, उनकी संख्या के आधार पर उनकी हिस्सेदारी होगी, वो सामान्य वर्ग में आ जाएंगे। कैसे सामान्य वर्ग? सामान्य वर्ग सबको आने चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारी लड़ाई जो है, हम मुख्य रूप से अपने आप को आगे ही तो लाना चाह रहे हैं ना भाई। हमारी जो चीजें हमको मिल जाए, जिसकी जरूरत हमको हमारी पूरी हो जाए, भाई ठीक है, हम आपके बराबर खड़े हो जाए ना। मतलब भी उतने जातीय जनगणना, हम भी उतनी संख्या में आपके टेबल पर बैठ करके, आपके सामने आंख में आंख डाल करके बात कर सके। हम उस दिन का इंतजार करें जिस दिन हम बराबर हो जाएंगे, सब चीजें सामान्य हो जाएंगे, तो ठीक है, सामान्य सब होगा। अच्छा प्रमुख जी, ये बताइए, अभी देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम में सैलानियों पर आक्रमण हुआ था, उसका बदला भारत ने लिया। अब देखा जा रहा है कि इस पर राजनीति भी होने लगी है। आखिर ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करना कितना सही होगा? ये तो सेना का मनोबल गिराने वाली बात है। सबसे बड़ी बात हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये सही बात है कि भारत बुद्ध का देश है। भारत कभी युद्ध नहीं चाहता, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार युद्ध से बचना चाहती। इसमें भारत की बहुत सारी, मतलब बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बिल्कुल, और किसी भी देश का नुकसान होता है, किसी भी देश का। लेकिन अगर कोई दुस्साहस करता है, बार बार गलती करता है, तो अगर आप उसको सजा नहीं देंगे तो उसका मनोबल ही बढ़ेगा, हमेशा करेगा। तो जिस तरीके से उसने हमारे देश के पर्यटकों के ऊपर हमला करके और एक दिन में 27 लोगों को मारा, गलत, मतलब एक निर्मम हत्या की, तो उसके खिलाफ तो पूरा देश एक आक्रोशित था। अब देश जहां है वहां ना कोई राजनीति है, ना कोई राजनीतिक दल है। तो जब पूरे देश की जनता, पूरे देश में कोई राजनीतिक पार्टी तो यहाँ खत्म हो गई ना, राजनीति का मतलब खत्म हो गया यहाँ पर। जहाँ देश के अस्तित्व अस्मिता पर सवाल उठेगा, वहां देश के ऊपर संकट की बात आएगी, वहां देश के बाद फिर कुछ बचता नहीं है, कोई पार्टी तो भाजपा तो अक्सर आरोप लगा रही कि कांग्रेस और सपा सब लोग सवाल उठा के जो है, सवाल क्यों न उठाया जाए? जब आपने एक टेबल पर मीटिंग की कि हम ये करने चल रहे हैं,
उसमें भी सुनने में आया है कि भाई वहां ना आप देखने गए ना मैं देखने गया, लेकिन न्यूज के माध्यम से सुनने में आया प्रधानमंत्री जी नहीं थे। हाँ, वो दोनों बार सर्वदलीय बैठकों में जब सर्वदलीय बैठक में जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई, जिस नेता को दी गई, जिस अधिकारी को दी गई, उसने जब सर्वदलीय बैठक में सबको विश्वास में लिया और कहा कि हम चल रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर का जो माहौल बना है ये बिहार के चुनाव में और 2027 के चुनाव में इस पर असर नहीं पड़ेगा? अब देखिए, आज एक बयान आ गया कि हमारे ब्लड में सिंदूर। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे देश के रक्षक हैं। जब एक बार आपको जनता ने चुन करके संवैधानिक पद पर बैठा दिया, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का अंतिम व्यक्ति भी आपको प्रधानमंत्री मानता है। आपको उस व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान लाने का प्रयास करना चाहिए। आपको तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। इस मुद्दे को लोग राजनीति में राजनीति से जोड़ करके उसका लाभ लेना चाहते हैं। ये जनता को सब संज्ञान में आ गया है। जनता इनका जवाब देगी आने वाले चुनाव में, चाहे बिहार का चुनाव हो चाहे जिस प्रदेश चुनाव हो। अपने मुंह से इसलिए नहीं कहना चाहते हैं कि ये देश से जुड़ा मामला है और सेंसिटिव मुद्दा है, और हम भारतीय नागरिक होने के नाते हम अपने देश के संविधान पर भी भरोसा करते हैं, अपने न्यायालय पर भी भरोसा करते हैं, अपनी सरकार पर भी इस बात का भरोसा करते हैं कि जो भी विदेश से हमारे मतलब ऊपर जो हमला या आक्रमण होगा वो बैठ करके सारे विपक्षी दलों के साथ में वो मिल करके हम उसका जवाब देने में भी सक्षम हैं। कि वो 2027 में भाजपा दावा कर रही है कि वो जो है सत्ता में दोबारा आएगी। समाजवादी पार्टी दावा कर रही पीडीए के साथ मिलकर वो जीतेगी। आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, अभी बिजली का बिल का दाम बढ़ने जा रहा है 30%। ये उत्तर प्रदेश में ही होने जा रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़क पर लाठी खा रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान बेगारी और बेरोजगारी के आलम ये है कि जाकर दूसरे प्रदेशों में जाकर के नौकरी तलाश रहा है 10,000-12,000 की। किसान यहाँ बेहाल है, किसान को यूरिया ढंग से मिल नहीं पा रही है, मिल भी रही है तो 45 किलो मिल रही है। रेट महंगा कर दिया गया है, ठीक है। लाइन ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है मनोज भैया, ठीक है। अब हमको नहीं लगता है कि प्रदेश की जनता इनकी तरफ देखना भी चाहेगी। हाँ, अच्छा, आपको लगता है कि पीडीए के रूप में मजबूत है? देखिए, पीडीए तो मजबूत है ही है, लेकिन इनके जो कारनामे हैं वो भी प्रदेश के जनता के हित में नहीं है। आप दवाई पर महंगाई देख लीजिए, आप पढ़ाई पर महंगाई देख लीजिए, आप बेरोजगारी का आलम देख लीजिए, आप किसानों की स्थिति आप देख लीजिए, नौजवानों की स्थिति आप देख लीजिए। किस मुद्दे पर, किस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया बताइए? कहाँ काम किया बताइए? मतलब 2027 महंगाई है, इसको आप मानते नहीं? मैं उस पर भी आऊंगा। अभी क्या आपके मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे पर चुनाव होगा, ये मेरा सवाल है। मतलब आपको लगता है हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई के दम पर हम अपने आप को सत्ता में देख पा रहे हैं, वो लड़ाई हमारी है दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज की। और वो समाज लगातार मतलब ठगा महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को उड़ करके। जो लोग बीजेपी में वोट किए कहीं से संतुष्ट नहीं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो बेरोजगार हो, मतलब जो कर्मचारी है वो भी परेशान है। अभी मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, यहीं बगल में आपका ये फायर ब्रिगेड है। आप चले जाइए, देख लीजिए कितनी गाड़ियां हैं। इतने बड़े जिले में, इतने बड़े शहर में इतना बड़ा, तो हर तहसीलों में फायर ब्रिगेड। आप तहसील की बात ना करें, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। आप कभी जाइएगा टहलते घूमते, पूछिएगा क्या नीड है उनकी, जरूरत क्या है उनकी। इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनके पास देखिए कितनी गाड़ियां हैं, कितनी नहीं है, मतलब नहीं है, ना तो संसाधन है ना तो भर्ती है। ये अच्छा नेताजी, आप तो फाफामऊ से बिलोंग करते हैं, फाफामऊ विधानसभा से जी आपकी दावेदारी भी है। फाफामऊ विधायक गुरु प्रसाद मौर्य का कहना है कि उन्होंने बहुत काम किए हैं, सरकार की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं जिनके तहत हर घर जो है नल पहुंच रहा है, टंकियां लग रही हैं। देखिए फाफामऊ में कितना बड़ा जो है फ्लाईओवर बन रहा है, सारी सड़कें कितनी अच्छी अच्छी हो गई हैं। तो आज आप फाफामऊ के नेता होने के नाते फाफामऊ में क्या समस्या देखते हो, भाजपा विधायक के दावे से कितना संतुष्ट है? देखिए, फाफामऊ विधानसभा में आप टहल लीजिए, जितनी नहरें हैं उनके किनारे किनारे आने जाने की रोडें बनाई गई थी। उन रोडों की स्थिति बहुत खराब है। बहुत सारी भी लिंक रोड ऐसी हैं, जैसे आप हदीगहां से आप चले जाइए शाहपुर का और आगे चले जाइए, उसके बाद फिर एक रोड जो है पचदेवरा से होकर के निकलती है, उधर चले जाइए। मतलब जो रोडें विधायक बनवा सकते हैं अभी उस पर बहुत सारा काम बाकी है। इनका दावा जो है हमको नहीं लगता बहुत सही है, क्योंकि आप फाफामऊ किसी दिन मेरे साथ चलिए, मैं टहलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी सड़कें अभी क्षतिग्रस्त हैं और नहरों में जो स्थितियां हैं, नहरों में ज्यादातर पानी ही नहीं आना बंद हो गया, नहरों पानी बंद ही हो गया।
अब कुल मिलाकर के रही बात ट्यूबवेल की, तो ट्यूबवेल में गांव में टंकियां या तो लगा दी गई हैं तो सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, ये कहीं पर पानी बिछाई जा रही है, कहीं वैसे पड़ी हुई है थोक के भाव में। देखिए होता क्या है कि जब आप बहुत बड़ा टेंडर, बहुत बड़ा ठेका उका दे देते हैं ना, तो उसमें वो तमाम कमीशन इतना ज्यादा चला जाता है ना कि उसके बाद ठेकेदार की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। वो पेमेंट आएगा फिर लगाएंगे, कुल मिलाकर के ये लोग एक योजना को दूसरे साल ले जाएंगे, फिर तीसरे साल ले जाएंगे, तब तक बात बता देंगे कि सड़कियां बनी थी फिर खराब हो गई, फिर बनने का टेंडर हो गया। कुल मिलाकर के घाल मेल वाला मामला है इसमें। बाकी बहुत विकास। गंगा जी का जो पानी है हर साल जब बढ़ता है बारिश में, तो सैकड़ों गांव गंगा से सटे हुए जो भी गांव हैं हमारे फाफांव विधानसभा के, सैकड़ों गांव डूब जाते हैं। वहाँ का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। वहाँ पर जितने भी हमारे जानवर हैं, वहाँ पर चूंकि गंगा के किनारे बसा हुआ जो बेल्ट है, वहाँ पर पशुपालकों की संख्या अधिक है, पशुओं की संख्या अधिक है। जो दूध देने वाले जानवर हैं हमारे, गाय हैं, भैंस हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, वो हर साल वो तरीके से आकर के फिर मतलब आकर के कहीं बाग में, कहीं बाढ़ की समस्या का निदान हमको लगता है ये नहीं कर पाएंगे। और अगर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग अपने नेता से कहेंगे कि कुछ बंधा टाइप का, कुछ इस टाइप का कोई एक व्यवस्था हो जाए, जिससे हर बार जो लोग भागते हैं वहां से, पलायन करते हैं, दूसरे गांव में जाना, रिश्तेदारियों में जाना, इससे उनको छुट्टी मिल सके। बड़ी समस्या है। नौजवानों के लिए कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है, किसानों के लिए कोई सरकारी अच्छी कोल्ड स्टोरेज नहीं है जिसमें किसान अपनी सब्जी रख सके, टमाटर रख सके, कुछ चुकंदर रख सके, गांजा रख सके। जो भी चीजें हैं वो प्राइवेट हैं। प्राइवेट का अपना पैसा है। प्राइवेट का अब जैसे बिजली ही आपने महंगी कर दी, तो निश्चित रूप से कोल्ड स्टोरों में जो रख रखाव की व्यवस्था है उसमें जो पैसा लग रहा था वो बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। भाई आप तो मौका दे रहे हैं ना उनको बढ़ाने के लिए, आप किस मुंह से उनसे कहेंगे कि आपने क्यों बढ़ा दिया? भाई सरकार तो खुद बढ़ावा दे रही है ना। जब आप अपना बढ़ा दिए तो हम अपना भी बढ़ा देंगे। अब तो व्यापारी ये कहेगा ना, तो किसके ऊपर इसकी चोट कहाँ जाएगी? इसकी चोट गरीब पर जाएगी, मिडिल क्लास पर जाएगी। गरीबों का इसमें नुकसान है, गरीबों का शोषण है, गरीब परेशान। अच्छा प्रमुख जी ये बताइए, एक दावेदार आप भी हैं, फाफांव से समाजवादी पार्टी कई दावेदार हैं, जिसमें दूधनाथ पटेल हैं, मनोज पांडे हैं, अंसार अहमद हैं, महावीर यादव हैं, कितने लोगों का भी नाम ले, बहुत लोग हैं। टिकट एक को मिलेगा, गुटबाजी नहीं होगी। देखिए हम जिस पार्टी से राजनीति करते हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सबको सम्मान देते हैं। टिकट एक ही को मिलना है, बात सही। और समाजवादी पार्टी के संस्कार भी रहे हमेशा से। हम लोग कभी टिकट पाने वाले का विरोध नहीं करते हैं ना, अपने नेता उनका विरोध करना मतलब अपने नेता के निर्णय का विरोध करना। तो हमारे जितने आपने नाम लिया है इसमें से मुझको कोई नहीं लगता है कि हमारे नेता के निर्णय का कोई विरोध करेगा। हम लोगों की जो प्राथमिकता है, हम लोगों की जो लड़ाई है, हम लोगों की चाहत है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाने की है। पिछली बार 2022 में तो गुटबाजी दिखी थी, कहा जाता है कि कुछ लोगों ने। नहीं, ऐसा नहीं, हमको तो नहीं लगा। अच्छा, हमको नहीं लगा। अच्छा नेताजी, पिछली बार तो समाजवादी पार्टी ने कई पार्टियों से गठबंधन किया था, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी थे, पल्लवी पटेल भी थी, ओम प्रकाश राजभर भी थे। तब समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। और इस बार क्या लगता है कि गठबंधन में कांग्रेस के अलावा बहरहाल रोज प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इस बार गठबंधन को सफल होगा? मैं अपनी पार्टी का कोई आधिकारिक प्रवक्ता तो नहीं हूँ, न तो इस पर मुझको टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन मैं अपना अगर आपसे अपना अनुभव शेयर करूं आपसे, आपने चूंकि मुझसे प्रश्न किया तो मैं अपना अनुभव शेयर करूं। देखिए आज की डेट में उत्तर प्रदेश की जनता विकल्प के रूप में केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी को देख रही है। इसलिए देख रही है कि जितनी भी लड़ाइयां आज अत्याचार के खिलाफ लड़ी जा रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो उस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं जो समाज कहीं न कहीं से परेशान किया जा रहा है, जो परेशान हो रहा है, जिसकी परेशानी है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि चाहे दवाई पर आप चले जाइए, चाहे पढ़ाई पर आप चले जाइए, चाहे रोजगार पर आप चले जाइए, चाहे किसी व्यवसाय पे आप चले जाइए, चाहे किसानों की स्थिति आप देख लीजिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, संतुष्ट कोई नहीं है, कर्मचारी भी संतुष्ट नहीं है। तो इस बार का जो चुनाव होगा, वो इस बार का चुनाव दो पार्टियों में होने जा रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी, एक समाजवादी पार्टी।
गठबंधन से नहीं मतलब, एनडीए और इंडिया गठबंधन। वो भाई हमारे नेता ने कई बार इस बात को कहा है कि जिस प्रदेश में जो पार्टियां मजबूत हों उस पार्टी को उस हिसाब से इंडिया गठबंधन टिकट दे या उसको स्वीकार करे और साथ में समर्थन करके सरकार वहां पर बनाने का काम करे। तो हमको तो नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के अलावा कुछ दूसरा विकल्प है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, बहुजन समाज पार्टी जो है पिछड़े वर्ग को जोड़ने के लिए भाईचारा कमेटी बना रही है और बहुजन समाज पार्टी तो हमेशा सपा पे हमलावर रहती है कि दलित नेताओं को आगे कर करके समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। बसपा का क्या रोल देख रहे हैं? देखिए, बहन जी का बहुत सम्मान है। हाँ। हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा, दिल से करते हैं? हाँ, दिल से करते हैं। जब गठबंधन हुआ था तो हमारे नेताजी ने भी कहा था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमारा सम्मान बहन जी का सम्मान बराबर है और अगर हमारा सम्मान है तो बहन जी का भी सम्मान होना चाहिए। तो आज भी उस लाइन को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फॉलो करता है। हम बहन जी का सम्मान करते हैं। बसपा के नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाते जाते हैं, सम्मान करते हैं। बसपा के नेता हमारी पार्टी में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि बसपा के नेता को हम मिला रहे हैं ना। बसपा के नेता ने माननीय कांसी राम जी के सपनों को, बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने को पूरा करने की राह में लड़ाई लड़ना चालू किया था। लेकिन जब वो देख रहे हैं कि किन्हीं कारणवश, हम नहीं जानते किस कारण से, किन्हीं कारणवश वो लीडरशिप जो हमेशा अपने आप को दलित का मसीहा मनवाने के लिए मनवाते थे कि हम दलितों के हम बहुत बड़े नेता हैं, तो वो लीडरशिप कहीं न कहीं से उनको भाई दिख रहा है कि कहीं कमजोर है लीडरशिप हमारी। तो उनको मजबूत लीडरशिप की आवश्यकता है जो बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सके, जो बाबा साहब के अधूरे सपनों की लड़ाई लड़ सके, जो बाबा साहब के लिए उस दबे कुचले समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर सके। तो आज उसकी जो उम्मीद है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी में है, तो आदरणीय अखिलेश यादव के साथ जुड़ गए। अच्छा नेताजी, ये बताइए 2027 में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास बहुत मुद्दे हैं। सबसे बड़ी तो आपके देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों पर अत्याचार, नौजवानों पर लाठीचार्ज, खास करके आपको हम एक तरफ हम ध्यान आपका केंद्रित कराना चाहते हैं। अभी हमारी फौज लड़ रही थी कुछ दिन पहले, सीज फायर हुआ तो वहाँ का माहौल शांत हुआ। जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर जैसी व्यवस्था फौज में ला करके ये काम किया है, ये हमको लगता है कि कहीं से देश हित में नहीं है। देश हित में बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए मनोज भैया, मैं आधा मिनट मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि जिसको ये पता चले कि हमको 4 साल की नौकरी मिल रही है, वो कैसे लोन ले लेगा एक मकान बनाने के लिए? कैसे वो सीबीएसई ICSE बोर्ड के स्कूल में अपने बच्चों का नाम लिखवा? इतनी महंगी शिक्षा भी उसी पर आधारित। शिक्षा भी मुद्दा है। हमारी शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, बिजली इतनी महंगी हो रही है। जो व्यक्ति 4 साल की नौकरी पाएगा वो देश की सेवा में जब जाएगा उसका कितना मन लगेगा? 4 साल की नौकरी में उसको पता नहीं कि किस दिन हम भारत माता की रक्षा करते हुए हमको दुश्मन की कोई गोली लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, उसका पीछे पूरा परिवार पड़ा है, क्या कर लेगा बताइए? कोई बैंक उसको लोन भी नहीं देने जाएगा। वो कहेगा कि 4 साल में आप तुम कितना दे पाओगे? 4 साल में कितनी EMI बना लोगे? आप बताइए, अगर वो पापा मुंह में मकान लेना चाहे, शादी विवाह में भी संकट है। तो चारों तरफ से संकट है। और सबसे बड़ा संकट ये है कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, हमारे देश की सुरक्षा का मुद्दा। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमारे नेता ने कई बार इस मुद्दे सदन में कहा, सड़क पर कहा, अपने भाषणों में कहा कि हम जैसे ही इस स्थिति में आएंगे कि हमको मौका देगी देश की जनता और प्रदेश की जनता, तो हम अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाप्त करेंगे। हम नौजवानों को पूरा भरोसा दिलाते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि नौजवान निश्चिंत रहे। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी को मौका प्रदेश की जनता देगी, नौजवान देगा, किसान देगा, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए कहा है। निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है, मुद्दा 2027 में रहेगा। बड़ा मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए बन जाता है ना कि हमारे देश की सुरक्षा से भी जुड़ा ही मुद्दा है। तो अग्निवीर जैसी व्यवस्था का हमको लगता है कि कहीं कोई मतलब नहीं हमारे हिंदुस्तान में। आज देखिए, अभी लड़ाई हुई, हमको जरूरत महसूस हुई ना कि हमको कितने हमारे पास टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, कितना हमारे पास गोला होना चाहिए, कितना बारूद होना चाहिए, हमारे पास ड्रोन होना चाहिए, अपना खुद का ड्रोन। तो बहुत सारी चीजें हमको आज समझ में आई ना कि हमको हमारे पास अभी और जरूरत किसकी है? तो सबसे बड़ी जरूरत हमारी सेना की है। तो सेना ही अगर 4 साल की नौकरी पाएगा तो सबसे
खराब स्थिति तुम्हारी फिर वही हो जाएगी। तो ये देश से जुड़ा मुद्दा है और देश से जुड़े मुद्दे पर पूरा विपक्ष भी हमेशा से कहा है कि अगर वो निर्णय लेते हैं तो हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं, उनके साथ हैं। लेकिन उस मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर देश को एक होने की जरूरत है, अगर इनके किसी तानाशाही मुद्दे पर जरूरत होगी तो हम साथ नहीं। हम अग्निवीर को समाप्त करने के लिए हमारे नेता ने कई मौकों पर कहा है अग्निवीर समाप्त हो गया, होना चाहिए। फाफा मऊ की जनता अगर संदीप यादव को मौका देती है, आप प्रमुख के रूप में तो काम कर चुके हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, हमारी प्राथमिकता हमारे नौजवानों के लिए, उनके खेल कूद की सुविधा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे और यूनिवर्सिटी की बात हो, कॉलेज की बात हो, चाहे खेल कूद के मैदान की बात हो, चाहे तराई क्षेत्र में जिस बार हर साल गंगा माँ के प्रकोप से बाढ़ आ जाती है तो बहुत सारा हमारा प्रभावित होगा। खास करके किसानों के लिए, जो हमारे फाफा मऊ बेल्ट का जो किसान है, आलू हमारे यहाँ अच्छी होती है, गेहूँ हमारे यहाँ अच्छी होती है, सब्जियाँ हमारे यहाँ अच्छी होती है। जिन सब्जियों के कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है, उनके कोल्ड स्टोरेज की बात होगी। अगर हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं जनता के सहयोग स्नेह से, तो हम लोग फाफा मऊ में बहुत सारी योजनाओं को ले आने का काम करेंगे, जिसमें ये इतनी योजनाएं होंगी कि हम गर्व से कह सकेंगे कि हम फाफा मऊ के विधायक हैं और हम अपने विधानसभा क्षेत्र में ये कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता नौजवान, किसान और हमारे वो बेरोजगार साथी होंगे जो बेरोजगारी के आलम में दर दर ठोकर खा रहे हैं। उनके लिए एक रोजगार का अवसर होगा। वहाँ पर हो सकता है कंपनी लगे या फैक्ट्री लगे या कोल्ड स्टोरेज लगे सरकारी, जहाँ पर वो हम कुछ लोगों को एम्प्लॉय भी सरकार रखी और उनको नौकरी भी मिले और हमारे क्षेत्र के किसानों को भी भला हो, नौजवानों को भी भला हो। एक फायर राउंड है, मैं नाम लूंगा, मैं कुछ पूछूंगा और जो भी समझ में आएगा पहली ही बार में आप बोल दीजिएगा। फाफा मऊ का विकास पुरुष आप किसे मानते हैं? फाफा मऊ में ज्यादातर विकास श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कराया, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने कराया, समाजवादी पार्टी। दूधनाथ पटेल हमारे पार्टी के नेता हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छा काम करते हैं पार्टी में। मनोज पांडे हमारे पार्टी के नेता हैं, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं। गुरु प्रसाद मौर्य जी हैं तो विधायक, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग ऊपर से होती है तो अपने से कुछ नहीं कर पाते हैं, जो ऊपर से होता है वही करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य टीआरपी बटोरने के लिए बयान बदलना, उनका टीआरपी कुल मिला उनका टीआरपी। अखिलेश यादव देश के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित चेहरे पर मुस्कान लाने वाले नेता हैं, सबसे शानदार, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। चलिए प्रमुख जी, आपने हमारे टॉक शो में भाग लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ सोराव ब्लॉक के जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जो है समाजवादी पार्टी नेता संदीप यादव जी थे। संदीप यादव जी ने बताया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और पीडीए के रूप में जितने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब लोग हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी और समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आगे भी हम संदीप यादव से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।